थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड एक्सक्यूज द ऑडियंस फॉर माय हिंदी, आई एम गोइंग टू बी डूइंग माय बेस्ट हियर। ईतला राजेंद्र जी, आप चीफ मिनिस्टर केसीआर को टक्कर दे रहे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप सबसे बड़े बीसी फेस हैं यहां पर तेलंगाना में। बीजेपी ने करार कर दिया है कि अगर वो पावर में आएंगे यहां पर तेलंगाना में तो बीसी चीफ मिनिस्टर बीसी कैंडिडेट होगा। हमें पता चला है कि कल मोदी के रैली के बाद आपको साइड में स्टेज के पीछे लेके गए मोदी जी, और सारे बीसी लीडर्स के सामने मोदी जी ने कहा है कि आप हमारे चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो। क्या ये सच है? तो पक्का बताया ना सबके सामने। पहले मैं क्रांतिकारी हूं, आप जानते हैं, तेलंगाना समाज जानते हैं, मैं 14 इयर्स तेलंगाना स्ट्रगल में हूं। तेलंगाना बनने के बाद मैं फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर काम किया हूं। इसके बाद जो क्रिटिकल टाइम, जो कोरोना के पीरियड में मैं हेल्थ मिनिस्टर काम करा हूं। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिंस इंडिपेंडेंस जो कमांड आंध्र प्रदेश में भी हो, तेलंगाना में भी हो, अब तक एक बैकवर्ड क्लासेस का चीफ मिनिस्टर नहीं बना था। तेलंगाना समाज जानता है, विद इन 20 इयर्स मैं 7 बार जीत के आया। इसलिए हमारा पार्टी ने सोचा ही इज द मोस्ट फिटिंग कैंडिडेट। या सर, आपके अलावा इतने सारे बीजेपी चेहरे हैं, बंडी संजय हो, टी राजा हो, ये भी बीसी लीडर्स हैं और ये भी चाहते थे कि मोदी उनको रिकॉग्नाइज करे, मगर ईतला राजेंद्र को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आप हमारे चेहरा हो। तो बीजेपी के अंदर ही क्या आपके बीच में टकरार है इस वजह से? कहीं को रहेगा ऐसा? हमारा पार्टी तो बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारा पार्टी रीजनल पार्टी जैसा फैमिली का पार्टी तो नहीं होता। हमारा पार्टी में जो कांग्रेस का भी हो, आप जानते हैं, अगर प्रधानमंत्री दूसरा बनता है, चीफ मिनिस्टर दूसरा बनता है, मगर पावर तो एक फैमिली के साथ रहता है। वो कांग्रेस पार्टी वैसी है। विदाउट फैमिली पार्टी एक बीजेपी है। बीजेपी में सोशल एंगल बहुत देखता है। आप देखो, जब हमारा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बना था, एक साइंटिस्ट अब्दुल कलाम ने प्रेसिडेंट बना था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक दलित बना था। कोई सोचे क्या इस देश के अंदर एक आदिवासी अड़वी बिड्डा, एक महिला, ऑर्डिनरी महिला प्रेसिडेंट बनता बोल के? ऐसा बन चुका है। मैं समझता हूं इस देश के अंदर फर्स्ट टाइम सेंट्रल कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री बना के दो हिस्ट्री क्रिएट किया। दैट इज द मोदी जी का सोच है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो नारा के लिए नहीं दिया है, जो अमल के लिए दिया है। आज मैं समझता हूं मोदी जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक, हर एक राज्य के अंदर, हर एक समाज के अंदर ये हमारा मोदी है बोल के साथ समझता है। आज देश में कैसा इंटैक्ट है, सारे दुनिया में इंडिया का कितना गौरव बढ़ा, मैं नहीं बोल सकता। मगर मोदी का जलवा यहां पर तेलंगाना में उतना चला नहीं है। 10 साल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंटर में है, यहां पर तो केसीआर का जलवा चलता है और केसीआर के आगे यहां पर कोई आया नहीं है। ये बार आप क्या कॉन्फिडेंट हो कि बीजेपी का वोट शेयर जो 7% है उससे बढ़ेगा कुछ? एक्चुअली सारे देश के अंदर तेलंगाना में बीजेपी बहुत अच्छा था। आप हिस्ट्री देखें तो 2 एमपीस इलेक्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी से। एक एमपी अनमकोंडा जंगारेड्डी इलेक्ट हुआ था। 2 एमपी से तेलंगाना में एक था। मगर 83 के बाद जो हमारा भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस में मिलजुल कर जो कॉन्टेस्ट किया था, उसी वजह से हम
10 सीट, 5 सीट, 6 सीट ऐसा अलायंस में आया, मगर कभी भी इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट नहीं किया था, बहुत कम था। अभी मोदी जी आने के बाद फर्स्ट 5 इयर्स तेलंगाना सरकार भी फ्रेंडली सरकार था, मगर 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने एक डिसीजन लिया था, हम अलग कॉन्टेस्ट करना है, तेलंगाना में सरकार लाना है, वो हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हैदराबाद में हुआ था। उस टाइम पे मोदी जी ने एक डायरेक्शन दिया था नड्डा जी को, हमारा अमित शाह जी को, नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी सत्ता में आना है। वो निर्णय पैरेड ग्राउंड में घोषित किया था मोदी जी ने। जब से हमारा काम चल रहा है, मगर एक तो पक्का है, आज दो एसटी भी हो, एससीज भी हो, ओबीसीज में भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। जी, आप ये तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में सपोर्ट लेटली हाल ही में थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ट्रैक्शन भी है, मगर आप जोर से केसीआर को टक्कर दे नहीं रहे हैं। हम और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और केसीआर एक टीम है, ये एकजुड़ काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल में बहुत सारे जो बिल्स लाए थे पार्लियामेंट में, केसीआर ने उनको साइलेंटली सपोर्ट किया है। तो उनका ऑपोजिशन मोदी एटलीस्ट बीजेपी से लोकली यहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। क्या आप एक टीम हो जैसा कांग्रेस कहती है? एक्चुअली जो आपने बताया वो पुराना था, आज का नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 2-3 बार बोल चुका है, हम केसीआर के खिलाफ लड़ने का निर्णय ले चुका है। ईटला जी को फेस बने, व्हाट मैसेज भारतीय जनता पार्टी दिया? एक ही मैसेज है, यस केसीआर से मुकाबला करने का पार्टी और हराने का पार्टी भारतीय जनता पार्टी बोल के एक मैसेज दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा एक रैली में कि केसीआर एनडीए ज्वाइन करना चाहते थे, वो हमारे पास आए, हमने मना कर दिया। क्या वो सच था? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, वो तो बताया ना, प्रधानमंत्री है। आप तो बीआरएस में रह चुके हैं। वो बहुत बार हम सेकंड टाइम जीतने के बाद केटीआर को सीएम बना के केसीआर ने सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए कभी कभी चर्चा होता था, कभी कभी ये भी बताता था एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेना, ये लेना बोल के वो भी बोलते थे। उस टाइम पे अच्छा मिलजुल कर रहते थे। अच्छा, तो आप बीआरएस में थे, आप तेलंगाना का पहला फाइनेंस मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आपने रिजाइन किया था। मैं रिजाइन नहीं किया था, मेरे को बाहर भिजाया था। क्या हो गया? मैं उसी पे आना चाहती थी, आप ही कहिए क्या हो गया? आपको क्यों रिजाइन करने के लिए कहा गया था? मेरा बचपन से मैं लड़ने का कैरेक्टर है। मेरा लड़ने का कैरेक्टर है। जो हमारा आंखों के सामने जो चीज ठीक न समझता है उसको अगेंस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था, हैदराबाद के अंदर म्युनिसिपल लेबर जो स्ट्राइक किया था जस्ट हमारा तनख्वाह बढ़ाने के लिए, केसीआर जी ने क्या कहा, हमारा राज्य के अंदर ये स्ट्राइक गीक नहीं चलेगा, वो छोड़ो बोल के आदेश दिया था। मगर वो लोग गरीब लोग हैं, वो लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कंटिन्यू किया था। 1700 जो लेबरों को रिमूव करके उनको बहुत तकलीफ दिया था। उस टाइम पे मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। जब मैं निर्णय लिया था, मैं मंत्री भी हो, मगर गरीब लोगों को साथ देना, उनका समस्या हल करना बोल के मैं तो सपोर्ट किया था। मैं सोचा था ये मंत्री बड़ा है, ये लेबर का समस्या हल करने का तो आपने आवाज उठाया? जरूर उठाते। और उन्होंने कहा कि आप करप्ट हो, वो करप्शन चार्जेस। नॉट ओनली दैट, दो आरटीसी का समय चलाता है। हाँ। आरटीसी का स्ट्राइक चलता, 39 पीपल वर सुसाइड। जो आरटीसी
ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद होना, मिस्टर अश्वत्थामा रेड्डी को रिमूव करना, ये पूरा बंद करना, मैं देने वाला हूं आप लेने वाला है, ऐसा आ गया था। उस टाइम पे भी हम सपोर्ट किए थे। बहुत सारे 3 एकड़ जमीन के लिए जो वादा करने के लिए बताया था, हमने बोला इट इज इम्पॉसिबल बोल के बोले थे, अंदर बोले थे। अगर उन्हें डबल बेडरूम के बारे में जो पॉलिसी निकाला था, ये पॉलिसी नहीं चलेगा बोल के बोले। जो समस्या उन्हें करने के लिए हमको आदेश दिया था वो अमल नहीं हुआ अभी तक, इसलिए हम बोलते थे। केसीआर क्या है एक आधा घंटे में नहीं बोल सकते। आप बोलो कि केसीआर क्या है। यहाँ पर जब बीजेपी बात करती है केसीआर के बारे में, क्योंकि आप बीआरएस में रह चुके हो, उनके साथ बहुत करीब से काम कर चुके हो, आप बीजेपी बोलती है कि ये एक परिवार, एक खानदान का पार्टी है, ये पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या आपने करीब से देखा है, क्या ये सच है? बिफोर पावर जिस टाइम पे मूवमेंट चलाया था, उस टाइम पे सैक्रिफाइस का था, हर एक आदमी काम करता था। तेलंगाना समाज जानते हैं, केवल टीआरएस पार्टी कैडरिक काम नहीं किया था। तेलंगाना जो पुत्र है, तेलंगाना का वतन का बेटा है, वो सभी लोग पार्टी छोड़ के, सिद्धांत छोड़ के, प्रिंसिपल छोड़ के जो जंग में शामिल हुआ था, तेलंगाना लाया था। उस टाइम पे सैक्रिफाइस था। इसके बाद जो पावर में आने के बाद धीरे धीरे मैं राजा हूं बोल के ऐसा ला लिया था। तेलंगाना में राजा राज नहीं चलेगा, राजा का राज नहीं चलेगा। दैट इज द रीजन। आप अभी देख रहे हैं ना, जो अभी इलेक्शन सेकंड टाइम इलेक्शन के लिए अब जा रहा है, कितना एंटी है। 10-10 हजार दिए तो भी और 10 वादा करे तो भी केसीआर का बात मानने का तेलंगाना समाज तैयार नहीं है। ऐसा स्थिति है। अभी केसीआर जो पावर में आने के बाद जितने जो ह्यूमन रिलेशंस रहता था कंप्लीट छोड़ दिया। मैं 2014 तक जितने जो मुख्यमंत्री काम किया था, मॉर्निंग टाइम पे हर एक मुख्यमंत्री प्रजा को मिलते थे, कुछ समस्या आए तो परिष्कार करते थे, कुछ समस्या आए तो कॉन्फिडेंस दिलाते थे। मगर ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मॉर्निंग किसी से भी मिलने का नहीं है। कम से कम ये जो पुराना काल में जो राजा रहता है, वो दूसरा वेश में जाके प्रजा क्या सोच रहा है, प्रजा का समस्या क्या है मालूम करता था। मगर ये राजा वो भी काम नहीं किया था। तो केसीआर ग्राउंड पे नहीं जाता, लोगों अरे से नहीं सचिवालय मिलता? आज तक 10 साल के अंदर कितने दिन सचिवालय को आया था, कितने दिन प्रजा को मिला था? अरे वो आवाम को छोड़ो, लोगों को छोड़ो, ऑफिस छोड़ो, मंत्री भी जाने के लिए परमिशन लेना है, एमएलए जाने के लिए भी, एमएलए मिलने के लिए भी परमिशन लेना है। वैसा स्थिति बन गया जी। करप्शन के चार्जेस इतने आपने लेवल किए हैं केसीआर के ऊपर, जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो या लैंड एक्विजिशन हो, लिकर पॉलिसी का जो एलिगेशंस, आरोप जो कविता के ऊपर है, क्या आप कहते हो, मानते हो कि ये सच है ये सब इनके? मैं एक बात बोलता हूं, केसीआर जी ने हमेशा एक बात बोलते थे, मैं स्ट्रगल के टाइम पे खाने को भी नहीं मिलता था, हम बिस्किट खा के वो खा के जंग चलाया था बोल के बोलते थे। इलेक्शन के टाइम पे तेलंगाना समाज को ये मैसेज देता था, जो आंध्रा पार्टीज, जो आंध्रा चीफ मिनिस्टर्स बहुत पैसा कमा के इलेक्शन टाइम पे हमको खर्च करके उल्टा करने के लिए सोचता है, तेलंगाना प्रजा को एक कॉल दिया था, जो पैसा ले लो वो हमारा पैसा है, वोट दो केसीआर को डालो, वो नारा उठाते थे। अभी तेलंगाना आने के बाद एक गरीब पार्टी, उनका पार्टी अकाउंट में 900 करोड़ रुपीस व्हाइट मनी कैसा जमा हुआ था, वो कौन दिया, कहां से आया? नंबर 1। नंबर 2, ये हुजराबाद इलेक्शन में मेरे पहले से बहुत इलेक्शन हुआ था, रेवंत रेड्डी के पास कितना पैसा खर्च किया था, नागर से सागर में कितना पैसा खर्च किया था वो अलग है,
सारे दुनिया में, सारे देश के अंदर जो मालूम हुआ था, वजीराबाद इलेक्शन में 600 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो खर्च किया था, 2000 करोड़ रुपए जो दलित बंधु नाम से 10-10 लाख बांटा था, जो शेपर्ड कम्युनिटी को जो पैसा बांटा था, वो कहां से है? ये तो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मगर 600 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने का पैसा कहां से आया, मैं वो पूछना चाहता हूं। वो इससे पहले अभी मिला था राजदीप सरदेसाई, अभी मिला था मेरे को, वो उन्हें एक टीवी में बोला था, इस देश के अंदर कितने अपोजिशन पार्टीज है, सब लोग इकट्ठा हो, मैं सबको मैं फाइनेंस देता हूं, मेरे को चेयरमैन बनाओ। कहां से आया? इतना छोटा राज्य के अंदर, एक नया राज्य के अंदर इतना छोटा पार्टी, नया पार्टी 9 साल के अंदर इतना 1000 करोड़ रुपीस कहां से आया, वो बोलना है जरूरी है। अभी मानते हैं, आप सुनते हैं। हाँ। अभी क्या है, कालेश्वरम है। हाँ। कालेश्वरम वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है बोलता है, मगर वहां पे क्या हुआ, अभी पूरा सिंक हो गया। हाँ, वो कोलैप्स हो गया है। तो करप्शन एलिगेशंस जो है केसीआर के ऊपर, उसके अलावा आप फाइनली बीजेपी के तरफ से क्या प्रॉमिसेस दे रहे हो? जैसे कांग्रेस गारंटीज दे रही है, बीआरएस इतने वेलफेयर स्कीम्स दे रही है, बीजेपी क्या प्रॉमिस कर रही है? लास्ट क्वेश्चन। पहले प्रॉमिस तो सिंस इंडिपेंडेंस एक ओबीसी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो वादा किया था, वही देखो पहले जी। इससे पहले तो डबल इंजन सरकार, बहुत आरएसएस रहते थे, बहुत साल से लड़ रहे थे, राज्याधिकार हमको होना बोल के, वो फुलफिल कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अभी जो वेलफेयर एक्टिविटी में जो पेंशन दे रहा है, गरीब फैमिली के अंदर एक ही पेंशन आ रहा है, हमको जिता है तो 2 पेंशन दे देंगे। नंबर 2, जो खुद का घर स्वप्न रहता है, आज तक फुलफिल नहीं हुआ है, वो डबल बेडरूम बनाना बोले तो हम खुद आना है। अभी जो फार्मर्स जो पैडी आता है, वो कितना तकलीफ हो रहा है, नीचे बहुत तकलीफ हो रहा है, 1 केजी भी छोड़ के नहीं लेना, सब जो फार्मर का जो प्रोडक्ट है लेना है, वो एमएसपी देने का है, फार्मर्स का वो भी है। और जो लीज फार्मर्स है उनका समस्या भी हल करने का है। तो अंत में मैं ये समझूंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो पॉलिसी सेंटर में है वो भी स्टेट में आएंगे एज अ प्रॉमिस। 100%। थैंक यू वेरी मच ईतला जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। बीजेपी का वोट शेयर आप बढ़ाना चाहते हो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर इंडिया टुडे।